जय हिंद दोस्तों। तो ये मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की दूसरी पार्ट की वीडियो है। अगर आपने पहली पार्ट नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखिए बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा जो है संविधान का जो फाइनल ड्राफ्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया असेंबली में 4 नवंबर 1948 को। तो जो पहली रीडिंग होती है वो 4 नवंबर 1948 को होती है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं वो हमारे संविधान का जो पहला ड्राफ्ट है वो तैयार करते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं। और जब ये इंट्रोड्यूस होता है तो असेंबली का इस पे एक डिस्कशन होता है। और इस पहले ड्राफ्ट को लेकर के जो है 5 दिन तक डिस्कशन चलता है। यानी 4 नवंबर 1948 से लेके 9 नवंबर 1948 तक जो है ये डिस्कशन चलता है। उसके बाद सेकंड ड्राफ्ट जो है पेश किया जाता है बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। फिर जो है देखिए नवंबर 15 1948 को जो है पहला जो इस दूसरा ड्राफ्ट है वो पेश किया जाता है। और इसकी जो डिबेट्स हैं, जो डिस्कशन है, वो 17 अक्टूबर 1949 तक वो चलती हैं। ठीक है, थोड़ा लंबा है ये। और इस बीच इस पीरियड में जो है करीब करीब टोटल जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए वो 7,653 अमेंडमेंट्स थे। ठीक ठीक है, तो 7,653 अमेंडमेंट्स जो है इस पीरियड में प्रपोज किए गए। और 2473 अमेंडमेंट्स जो है केवल इसमें यहाँ पे डिस्कस किए गए। जो तीसरी रीडिंग है वो शुरू हुआ नवंबर 14 1949 को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मूव्ड अ मोशन द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल बाय द असेंबली बी पास्ड। ठीक है, तो उसके बाद जो है थर्ड मीटिंग के बाद जो है एक तरह से ये जो हमारा ड्राफ्ट रहता है यहाँ पे इस ड्राफ्ट को पास कर दिया जाता है। द मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन नवंबर 26 1949। ठीक है, तो कब पास इसको डिक्लेयर किया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये जो थर्ड और फाइनल ड्राफ्ट था ये पास हो चुका है। और साथ ही साथ इसमें जो सारे मेंबर्स होते हैं और जो राष्ट्रपति होते हैं ये सभी लोग यहाँ साइन करते हैं। और उस समय 299 मेंबर्स प्रेजेंट रहते हैं टोटल असेंबली में। तो 299 में से 284 मेंबर्स जो हैं वो इस पर साइन करते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द डेट मेंशन इन द प्रियम्बल। और यही डेट हमें प्रियम्बल में देखने को मिलेगी। 26 नवंबर 1949 को हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट करते हैं as the date on which the people of India in the Constituent Assembly adopted, enacted and gave themselves to the Constitution। तो ये प्रियम्बल का आपको जो लास्ट लाइन है वो देखने को मिल जाएगा। तो प्रियम्बल में डेट मेंशन किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को जो है हमने अपना जो संविधान है उसको अडॉप्ट किया। अब देखिए जब इसको अडॉप्ट किया गया तो इसमें प्रस्तावना था यानी प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 स्केड्यूल्स थे। ठीक है, द प्रियम्बल वॉज इनैक्टेड आफ्टर द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी इनैक्टेड। तो देखिए पूरा संविधान बनने के बाद जो है जो हमारा प्रियम्बल है, जो हमारी प्रस्तावना है संविधान की, वो उसको इनैक्ट किया गया पूरा संविधान बनने के बाद। उसके बाद देखिए तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हमारे लॉ मिनिस्टर थे उस टाइम, इन्होंने जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो असेंबली में इसको प्रपोज किया। और जो भी असेंबली में जो भी डिबेट्स वगैरह होती थी तो इसका बहुत अच्छे से जवाब देते थे, लॉजिकल तरीके से जवाब देते थे। ठीक है, जो भी आर्गूमेंट्स होती थी उस आर्गूमेंट्स का ये बहुत अच्छा जो है आंसर करते थे। इसीलिए देखिए जो बी आर अम्बेडकर जी को हम लोग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक, एक एक बहुत अच्छे राइटर थे, ब्रिलियंट राइटर थे। उसके अलावा एक अच्छे संवैधानिक सलाहकार थे। और साथ ही साथ जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके लीडर भी थे। और बी आर अम्बेडकर जी को चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इसके अलावा हम मॉडर्न मनु के नाम से भी जो है बी आर अम्बेडकर जी को जानते हैं। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्समेंट की। तो देखिए कुछ प्रोविजंस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे सिटीजनशिप हो गया, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्प्रोरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस एंड शॉर्ट टाइटल्स, जो कि हमारे आर्टिकल 5 6 7 8 9 60 324 366 367 379 380 388 391 392 एंड 393, ये जो है पहले ही जो है इसको लागू कर दिया गया था नवंबर 26 1949 को ही। ये सारे जो आर्टिकल्स प्रोविजंस हैं इनको लागू कर दिया गया था। और जो बाकी के प्रोविजंस हैं उनके लिए दिन चुना गया 26 जनवरी 1950 का दिन। ठीक, द डे इज रिफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट एंड सेलिब्रेटेड रिपब्लिक डे। और 26 जनवरी को जो है हम रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए 26 जनवरी का जो ये डेट है यही क्यों चुना गया? तो देखिए क्योंकि 1930 में जो है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी 26 जनवरी के दिन 1930 में। तो
ये कब किया गया था? तो ये जो लाहौर सेशन हुआ था दिसंबर में जो है लाहौर सेशन हुआ था, उसी के संबंध में जो है बाद में 1930 में जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा की जाती है और अपना खुद का जो फ्लैग है वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा होस्ट किया जाता है, फहराया जाता है 26 जनवरी को। तो इसीलिए जो 26 जनवरी 1950 का जो टाइम पीरियड होता है, तो अब वही डिसाइड किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसी दिन फोर्स में आएगा और इसीलिए हम 26 जनवरी को एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। अब देखिए, संविधान के लागू होने के बाद जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, ठीक, तो ये जो सारे एक्ट्स हैं इनको रिपील कर दिए गए, इनको रिमूव कर दिए गए। जो पहले के जो भी एक्ट्स अंग्रेजों के द्वारा ले आए गए थे, ये सारे एक्ट्स जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लाए हुए थे। ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और GOI 1935 का जो एक्ट है, तो ये सारे दोनों एक्ट्स को जो है रिमूव कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। लेकिन जो एबोलिशन ऑफ प्राइवेट काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट है वॉज हाउएवर कंटिन्यूड। लेकिन प्राइवेट काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट जो है 1949 का, इसको कंटिन्यू रखा गया। अब हम बात करेंगे एक्सपर्ट कमिटियाँ ऑन द कांग्रेस की। वाइल इलेक्शन ऑन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर स्टिल इन प्रोग्रेस। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो इलेक्शन है वो चल ही रहा था। जुलाई 8 1946 को क्या होता है, द कांग्रेस पार्टी अपॉइंटेड एन एक्सपर्ट कमेटी। कांग्रेस पार्टी क्या करती है कि एक जो है एक्सपर्ट कमेटी का गठन करती है और कहती है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उससे रिलेटेड ये जो भी चीज़ें होंगी ये एक्सपर्ट कमेटी ही देखेगी। अब इस एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमैन रहते हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इनके मेंबर्स हैं मोहम्मद असफ अली, KM मुंशी, N गोपाल स्वामी अयंगर, KT शाह, DR गडगिल, हमायूं कबीर, K संथानम। लेटर ऑन द चेयरमैन प्रपोजल इट वॉज रिजॉल्व दैट कृष्णा कृपलानी बी को ऑप्टेड एज ए मेंबर, ठीक है। तो बाद में जो है चेयरमैन प्रपोज करते हैं, यानी जवाहरलाल नेहरू जी प्रपोज करते हैं कि कृष्णा कृपलानी को भी जो है मेंबर की मतलब इस कमेटी में जो है शामिल किया जाना चाहिए। इस कमेटी की देखिए दो सिटिंग होती है। पहली जो है वो न्यू दिल्ली में होती है जुलाई 20 से लेकर 22 1946 के बीच में, और दूसरी जो है वो बम्बे में होती है अगस्त 15 से 17 1946 में, ठीक है। दो जो मीटिंग है इस कमेटी की दो सिटिंग होती है, ठीक। Apart from a number of notes prepared by its members, the committee discussed the procedure to be adopted by the Constituent Assembly. अब देखिए, ये कमेटी डिस्कस करती है कि जो हमारी संविधान सभा है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, उसके द्वारा क्या प्रोसीजर जो है अडॉप्ट किया जाएगा, क्या प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाएगा। द क्वेश्चन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कमिटीज़, और जो वेरियस कमिटीज़ हैं उनका जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे किया जाएगा। एंड द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट टू बी मूव ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और ये कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो पहली बैठक होगी उसी समय हम एक जो ड्राफ्ट है वो प्रोड्यूस करेंगे। इसीलिए जो BR अम्बेडकर जी हैं वो पहला ड्राफ्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ऑन द रोल प्लेड बाय दिस कमिटी इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, जो रोल प्ले किया गया इस कमेटी का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो इसीलिए जो ग्रेमलिन ऑस्टिन है, एक ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, तो ये कहते हैं कि देखिए, इट वाज अ कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी दैट सेट इंडिया ऑन द रोड टू हर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इनके द्वारा ये कहा गया कि एक तरह से जो संविधान बनने की जो राह थी उस पर जो है ये कमेटी जब ये बनती है तो एक तरह से अब ये फाइनल होता है कि हाँ, हम संविधान जो है एक अच्छा संविधान बना सकते हैं। The committee members, working within the framework of the cabinet mission scheme, made general suggestions about autonomous areas, the power of provincial governments and the center, and about such issue as princely states and the amending power. They also drafted a resolution closely resembling the objective resolution. उसके बाद देखिए, बाद में इसी कमेटी की हेल्प से जो है जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो जो हमारा ये था, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो हमारा, वो लेके आते हैं, वो पास कराते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारा संविधान है उसका क्रिटिसिज्म भी कई लोगों के द्वारा किया जाता है। जो क्रिटिक्स हैं, जैसे अगर आप मूवी वगैरह देखते होंगे तो जो क्रिटिक्स हैं वो मूवीज़ को रेट करते हैं। तो उसी तरह जो कई जो लीगल एडवाइज़र्स वगैरह हैं या जो बहुत जानकार हैं कानून वगैरह के, संविधान वगैरह के, उनके द्वारा जो है क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ठीक है। तो पहला क्रिटिसिज्म ये होता है कि जो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, हमारी जो संविधान सभा थी, वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, ठीक। वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, कहा था, क्योंकि उनको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू जो है इलेक्ट नहीं किया गया था। यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है, तो सभी लोग जो 18 साल से ऊपर हैं वो उनके पास वोटिंग राइट है, वो वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एज के ऊपर के जो लोग हैं वोटिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन हमको देखने को नहीं मिला था, क्योंकि जो स्टेट्स के लोग थे उनको नॉमिनेट किया गया था, और जो लोग इलेक्शन दिए भी थे तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 10% लोग जो है ओवरऑल इंडिया में जिनके पास पैसा था या जिनके पास जो टैक्स वगैरह पे करते थे, तो सिर्फ ऐसे ही जो लोग थे, तो जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, तो वो यही कहता था कि जिनके पास जो पर्टिकुलर अमाउंट का टैक्स पे करेंगे या जिनके पास इतना पैसा होगा वही जो है
क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। तो इसीलिए सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10% के आसपास लोग जो है उन्हीं को वोटिंग राइट्स दिए गए थे। तो इसीलिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि इनको इलेक्शन के थ्रू जो है चुना नहीं गया था सभी लोग को। उसके अलावा कहा था कि एक सोवरेन बॉडी नहीं थी। अब सोवरेन क्यों नहीं थी? सोवरेन मतलब होता है सर्वोच्च। द क्रिटिक्स मेंटेन दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट अ सोवरेन बॉडी एज इट वाज क्रिएटेड बाय द प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ये कहा गया है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो प्रपोजल आया था इंडियाज़ इंडिपेंडेंस एक्ट, उसके बाद ये बना था, इसीलिए एक सोवरेन बॉडी ये नहीं है। दे सेड द असेंबली हेड इट सेशन विद द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। साथ ही साथ इनके द्वारा ये भी कहा गया कि जो भी इनकी मीटिंग्स होती थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, वो ब्रिटिश सरकार से जो परमिशन लेके किया जाता था, इसीलिए एक सोवरेन बॉडी नहीं है। उसके अलावा कहा गया कि एक टाइम कंज्यूमिंग है, संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 8 दिन का समय लग गया, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम का समय लग गया, इसीलिए टाइम कंज्यूमिंग बताया गया। दे स्टेटेड दैट द फ्रेम फार्मस ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन टुक ओनली 4 months। अब इनके द्वारा कहा गया कि जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ 4 दिन में बनकर तैयार हो गया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट नजरुद्दीन अहमद, ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब देखिए जो नजरुद्दीन अहमद जी हैं, ये संविधान सभा के एक सदस्य रहते हैं। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी कह के जो है ये मतलब कंटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये रहता है कि बहुत जो है स्लो काम हुआ, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो मेनली देखिए, अब स्लो काम हुआ, ज़्यादा टाइम से लगा क्योंकि हमारे यहाँ जितनी डाइवर्सिटी है और किसी कंट्री में तो उतनी डाइवर्सिटी है नहीं, इतने तरह तरह के लोग हैं नहीं, तो इसीलिए जो संविधान बना वो थोड़ा टाइम ले लिया बनने में, ठीक है। अब देखिए अगला जो होता है, कहा जाता है कि इसमें जो कांग्रेस है वो डोमिनेट कर रही थी। क्रिटिक्स ये कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाई कांग्रेस पार्टी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के ज़्यादा मेंबर थे इसमें। ग्रेमी ऑस्टिन, एन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट, रिमार्क द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज वन पार्टी बॉडी इन एन एसेंशियल वन पार्टी कंट्री, ठीक है। तो वन पार्टी बॉडी इनके द्वारा कहा गया कि सिर्फ एक ही पार्टी की ये बॉडी थी, क्योंकि यहाँ कांग्रेस जो है वो डोमिनेट कर रही थी। असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वो इंडिया, कहा गया कि असेंबली जो है वो कांग्रेस थी और कांग्रेस जो है वो इंडिया था, ठीक है। इस तरह से क्रिटिसाइज़ करते हैं। उसके बाद देखिए लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन भी कहा गया कि जो संविधान बनाने वाले लोग थे, तो ज़्यादातर लोग उसमें या तो पॉलिटिशियन थे, नेता थे, या तो ज़्यादातर जो लोग थे वो लॉयर थे। दे पॉइंट आउट दैट अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वर नॉट सफिशिएंटली रिप्रेजेंटेड। और कहा गया है कि जो हमारे देश के जो अदर सेक्शंस हैं, जैसे एससी एसटी या बाकी जो अदर सोसाइटीज़ के लोग हैं, उनको अच्छे से रिप्रेजेंटेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं दिया गया। दिस टू डैम इज़ द मेन रीज़न फॉर द बल्किनेस एंड द कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए कहा गया कि लॉयर और पॉलिटिशियन के होने की वजह से जो है, जो संविधान की जो भाषा है वो थोड़ी सी लीगल भाषा हो गई है, थोड़ी सी टफ भाषा हो गई है। उसके अलावा कहा गया कि डोमिनेटेड बाय हिंदूज। कुछ क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ए हिंदू डोमिनेटेड बॉडी, ठीक है। लॉर्ड विस्कॉन्ट सैमन कॉल्ड अ बॉडी ऑफ हिंदूज। सिमिलरली विंस्टन चर्च कमेंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड ओनली वन मेजर कम्युनिटी इंडिया, ठीक है। तो इन लोगों का ये कहना था कि केवल हिंदू कम्युनिटी को ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन इसमें हम देखेंगे तो उसमें तो सभी लोग मिल जाएंगे हमको। इसमें हमें सिख्स भी मिलेंगे, उसके अलावा मुस्लिम्स भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, पारसी भी मिलेंगे, जैन भी मिलेंगे, एंग्लो इंडियंस भी मिलेंगे, ठीक है। तो सभी लोग थे, लेकिन अब ऐसे क्रिटिसाइज जो है किया जाता है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो देखिए एलिफेंट को अडॉप्ट किया गया एज ए सिंबल, यानी सील की तरह। कॉन्स्टिट्यूएंट जो संविधान सभा है उसका सिंबल जो है वो क्या है, एक हाथी है। और सर बी एन रॉ जो है इनको अपॉइंट किया गया संविधान सभा का लीगल एडवाइज़र, ठीक है। और जो एच वी आर अयंगर जो हैं ये सेक्रेटरी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सेक्रेटरी नियुक्त किए गए। एस एन मुखर्जी ये चीफ ड्राफ्ट्समैन थे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। यानी जो एक संविधान की जो लीगल भाषा होती है तो उनको लिखने का जो काम है वो एस एन मुखर्जी ने ही किया था। उसके अलावा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो कैलीग्राफर हैं, जो डिज़ाइन वगैरह किए, वो किए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया, ठीक है, हैंड रिटन है, हाथ से लिखा गया इटैलिक स्टाइल में। और जो ओरिजिनल वर्जन है संविधान का उसको डेकोरेट किया गया आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन के ये आर्टिस्ट थे नंदलाल बोस और बेवहर राम मनोहर सिन्हा। इन दोनों लोग के द्वारा जो है ये हमारे संविधान को जो है डेकोरेट वगैरह किया गया, डिज़ाइन थोड़ा सा इसमें दिया गया। बेवहर राम मनोहर सिन्हा इल्यूमिनेटेड ब्यूटीफुली एंड ऑर्नामेंटेड द ओरिजिनल प्रियम्बल। अब देखिए साथ ही साथ जो है जो हमारा ओरिजिनल प्रियम्बल है उसकी भी डेकोरेशन की गई, ठीक है। और ओरिजिनल प्रियम्बल जो है वो कैलीग्राफ कौन किया था, तो प्रेम बिहारी नारायण राजादा जो है इसको कैलीग्राफ किए थे, यानी इसको जो है लिखे थे। और इसको डिज़ाइन करने का काम किया बेवहर राम मनोहर सिन्हा ने। हिंदी वर्जन की जो कैलीग्राफी है वो किया गया वसंत कृष्ण वैद्य जी के द्वारा, ठीक। और बाद में जो है थोड़ा डेकोरेट किया गया इसको नंदलाल बोस जी के द्वारा, ठीक।
अब हम बात करेंगे हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, जो ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट मेक एनी प्रोविज़न। अब देखिए, जो शुरू में संविधान बना तो उस समय जो है संविधान जो है हिंदी भाषा में नहीं लिखा गया था। तो उसके लिए बाद में जो है 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया जाता है 1987 में, ठीक है। तो ये 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, लेकिन जो बिल पास कराया गया था है वो 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रहता है 1987 का, ठीक। तो ये 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होता है और एज ए 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये बन के आता है, ठीक। और इसमें अब जो है फिर से संविधान जो है इसमें हिंदी में लिखा रहता है, और जो भी बाद में संशोधन हुआ रहता है तब तक 87 के पहले जो भी संशोधन हुए रहते हैं वो उस हिंदी वाले संविधान में जो है उनको इंक्लूड किया जाता है। और इस अमेंडमेंट के साथ देखिए एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया था, आर्टिकल 394A, ठीक है। पार्ट जो है 22 में इसको इंसर्ट किया जाता है। टाइटल इसका है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। अब देखिए, ओरिजिनली दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ 3 आर्टिकल्स ओनली, ठीक है। आर्टिकल 393 है, इसमें शॉर्ट टाइटल दिया हुआ है। आर्टिकल 394 इसमें कमेंसमेंट है, और 395 इसमें रिपील है। देखिए इसमें क्या प्रोविजंस हैं। द प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी पब्लिश अंडर हिज अथॉरिटी द ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज। जो संविधान है उसको हिंदी भाषा में जो है ट्रांसलेट किया जाएगा, और जो भी चेंजेस या मॉडिफिकेशंस हुए हैं तो उनको भी अडॉप्ट किया जाएगा। मतलब जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं अभी तक, यानी 1987 तक जो भी संशोधन उसके पहले हो चुके हैं, वो सारे संशोधन जो है वो इस संविधान में जो है जो हिंदी वाला संविधान है उसमें ऐड किया जाएगा, ठीक। द ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी एवरी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन इंग्लिश। अब देखिए, जो ट्रांसलेशन है हिंदी का, जो भी संशोधन किया गया है उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया जाएगा साथ ही साथ। द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स वेरी अमेंडमेंट पब्लिश शैल बी कंस्ट्रक्टेड टू हैव द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल टेक्स्ट इन इंग्लिश। तो जो इंग्लिश में उसकी ओरिजिनल मीनिंग है वही मीनिंग को बरकरार रखते हुए उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा। इफ़ एनी डिफ़िकल्टी अराइजेज, ठीक है, अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आती है वर्ड्स को लेकर के, द मैटर प्रेसिडेंट शैल कॉज द हिंदी टेक्स्ट टू बी रिवाइज सुटेबली, ठीक है। तो फिर से ये कहा जाएगा कि हिंदी टेक्स्ट जो है उसको फिर से लिखा जाए, मतलब इंग्लिश टेक्स्ट को फॉलो किया जाएगा। द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी अमेंडमेंट पब्लिश शैल बी डीम टू बी फॉर ऑल पर्पज इट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, ठीक है। तो जो भी संविधान का जो ट्रांसलेशन किया जाएगा, जो भी अमेंडमेंट्स वगैरह सब उसमें पब्लिश किया जाएगा और सबको जो है उससे अवगत कराया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।